हेलो। तो आज हमें इंट्रोडक्शन देना है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री अब हमको स्टार्ट भी करनी है, अच्छे से समझते हुए चलना है। हमको केमिस्ट्री का एक एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझना है कि हमको कोई दिक्कत ना आए। तो आप सभी रेडी हो गए? हो रेडी? स्टार्ट करें अब केमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वैसे तो, बट अभी हमको वो स्टार्ट नहीं करना ना। अभी हमको पहले केमिस्ट्री के बेसिक ठीक करने हैं। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, ठीक है। पर जब भी हमें कोई सब्जेक्ट की स्टडी करनी होती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो हमको पूरे सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स यूज़ करने हैं। एंड अगर वो हमको नहीं पता होते तो हमको फिर बाद में दिक्कत बहुत आती है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी स्टार्टिंग है। बहुत लोगों की क्लास कल स्टार्ट हो रही होंगी, बहुत लोगों की स्टार्ट हो चुकी होंगी, बहुत लोगों की होने वाली होंगी, बहुत लोगों की क्लास चल रही होंगी। हमें अच्छे से अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ताकि एग्जाम में चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या फिर कोई रिएक्शन है या फिर कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, हमें किसी भी चीज को बिना रटे अच्छे से पढ़ना है। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, उस बात को ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में हमारे पास जो बिल्कुल बेस है वो क्या है? सबसे पहली बात, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। तो साइंस की अगर केमिस्ट्री ब्रांच है तो हम साइंस में पढ़ते क्या है? साइंस में हम उन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो भी चीजें नेचर में प्रेजेंट है। ये ऐसे बोल लो कि साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिना हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जितना भी नेचर में प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सारे के सारे जिस चीज के बने हुए हैं उस फंडामेंटल पार्टिकल को एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम में दो वर्ड यूज होते हैं, पहला ए, दूसरा टम। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो पहला वर्ड क्या यूज होता है? ए, और दूसरा क्या यूज होता है? TOM, टम। ए का मतलब होता है नोट और टम का मतलब होता है कट। यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते हैं उसको हम एटम बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते हैं उसको एटम बोलते हैं। अच्छा, समझ में आ रही है बात? अगर एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम कट नहीं कर सकते उसको एटम बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नेचर में जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उनको जब हम छोटा करते जाएंगे तो हमको आखिरी में पता चलेगा कि सारी की सारी चीजें जिसकी बनी हुई है वो एटम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं बुक या नोटबुक, मेरे पास देखो ये नोटबुक है। ये नोटबुक किस चीज की बनी हुई है? इस नोटबुक के अंदर करोड़ों या अरबों एटम है, हाँ है ना? ठीक है। मेरे पास ये पेन है, इसके अंदर कितने एटम होंगे? फिर से बहुत सारे होंगे ना। यानी कि हर चीज किसकी बनी हुई है? एटम की। यानी कि हर एक सब्सटेंस में आइदर लिविंग और नॉन लिविंग एटम्स हैं। सब्सटेंस में एटम है ये बोलने से ज्यादा बेटर ये होगा कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। सिंपल सी बात है, ठीक है। और एटम वो पार्टिकल है जिसको हम और ज्यादा फर्दर कट नहीं कर सकते, या नॉर्मली बात करें तो एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है एटम की? तो एटम के बारे में आपको पहली बात क्या समझ में आई कि इसको हम और कट नहीं कर सकते, ठीक है। एटम को और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है एटम की कि अगर तुम किसी भी सब्सटेंस का एक एटम ले लोगे, किसी भी सब्सटेंस का एक एटम ले लोगे, तो उस एक एटम के बेस पे तुम उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी बता सकते हो। कंडीशन, वो सब्सटेंस जो है वो सिंगल एलिमेंट का बना हुआ हो, सिंगल एलिमेंट का बना हुआ हो। एलिमेंट को एक्स से डिनोट करेंगे हम, हाँ, सिंगल एलिमेंट का बना हुआ हो। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए मेरे पास आयरन का कोई सब्सटेंस है, आयरन का कोई सब्सटेंस है। आयरन क्या है?
एक एलिमेंट है। इस आयरन के एक एटम को मैंने ले लिया और मैंने इस आयरन के एक एटम के बारे में स्टडी करी। मैंने क्या किया, आयरन का एक एटम लिया और उस आयरन के एक एटम के बारे में बैठ के स्टडी करी। और मान लीजिए इस आयरन के टोटल 100 एटम्स थे। सपोज करना है, बस होंगे तो करोड़ों, हम 100 मान के चल रहे हैं। एक आयरन का बना हुआ कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर आयरन के बहुत सारे एटम्स होंगे, पर हम 100 एटम मान के चल रहे हैं। उस 100 एटम में से मैंने एक एटम लिया और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी। स्टडी करने के बाद कुछ रिजल्ट्स आए। तो जो इस एक एटम के बारे में स्टडी करने से मेरे को रिजल्ट मिले, इस आयरन के बचे हुए 99 एटम्स भी वही रिजल्ट शो करेंगे, क्योंकि सारे के सारे एटम तो आयरन के ही है ना। अगर तुम एक एलिमेंट ले रहे हो, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके 100 एटम्स हैं, तो तुम्हें अगर एक एटम के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो तुम्हें बाकी 99 एटम्स के बारे में भी लगभग सब पता चल ही जाता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़े से एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं। जो एक्सेप्शंस होते नहीं है, तुमको तो लगता है कि एक्सेप्शंस हैं, पर अगर तुम डिटेल में किसी चीज को पढ़ने जाओगे तो एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन का एक एटम मैंने लिया तो उसको क्या बोलते हैं, Fe मैंने ले लिया। Fe एक एलिमेंट है, उसका मैंने एक एटम लिया, तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है 26 है। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। तो अगर Fe के एक एटम का नंबर 26 है और तो Fe के अनदर एटम का एटॉमिक नंबर भी तो 26 ही होगा ना। ऐसे जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आइसोटोप आइसोबार भी होते हैं, पर 99% केसेस में अगर हम एक एटम की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमको बाकी सारे एटम की स्टडी करने की नीड नहीं है। हम उसी एक एटम से बाकी सारे एटम के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, एक सेकेंड। अगर मेरे पास एटम है तो पहली बात तो मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। और एटम होता किस चीज का है, देखो ऐसे समझो, अब हमारे पास क्या होते हैं, सबस्टेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, सबस्टेंसेस होते हैं। ये सबस्टेंसेस किसके बने हुए होते हैं, ये सबस्टेंसेस हम फर्दर एटम्स के बने हुए होते हैं, हम मान रहे। ठीक है, मैं डायरेक्ट एटम पे आया क्योंकि हम एटम पढ़ रहे। सबस्टेंस किसके बने हुए होते हैं, एटम के बने हुए होते हैं। अच्छा, अगर ये सबस्टेंस एटम के बने हुए हैं तो ये एटम होते किसके हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। तो एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम होते हैं। एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम होते हैं। और एक एटम को मिला मिला के क्या बन जाता है, पूरा का पूरा सबस्टेंस बन जाता है। अच्छा, तो अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं आयरन, आयरन एक एलिमेंट है ना, तो इस आयरन के 100 एटम ले रहा हूं मैं, तो इन 100 एटम की प्रॉपर्टी सिमिलर ही होगी। मैंने सेम नहीं बोला, सिमिलर ही बोला। कुछ डिफरेंसेस होते हैं पर ओवरऑल सिमिलर ही होती है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अभी हमें बस इतना से समझना था कि एटम क्या होता है, एटम का मीनिंग क्या होता है और एटम किसका होता है बना हुआ। आगे चलते हैं। तो एक बात समझो, बहुत प्यारी सी बात है, जिसको अच्छे से समझ लोगे अच्छी बात है। डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं स्लाइड। क्या बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो हम एटम के बारे में क्या क्या बात कर चुके हैं, हमको समझ में आ रहा है। ये मेरे पास एक एटम है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। दिस इज द एटम। इस एटम के सेंटर पर, इस एटम के सेंटर पे हमारे पास क्या मिलते हैं हमको, ये जो एटम का सेंटर है, पहले तो हम इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, याद रखना। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये प्लेस है, स्थान है किसका, प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का। क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियस स्थान है प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का। ये पीछे चला गया, मैं यहां लिख रहा हूं, इधर की साइड लिख रहा हूं मैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात आपको सबको आती है, आई होप आती होगी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप बस मेरे को 10 मिनट दो, 10 मिनट के बाद आपको समझ में बहुत अच्छे से टॉपिक आने वाले हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बस 10 मिनट दो। मैं नहीं चाहता कि आपको टॉपिक आसान लगने के चक्कर में आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए पहले आप मेरे को 10 मिनट्स दे दो। अब देखो समझो, हमने एटम के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं कि एटम क्या होता है। एटम फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। एटम एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। हमने ये बात भी समझ ली थी कि एलिमेंट मान लो आयरन एलिमेंट हुआ। टोटल एलिमेंट कितने हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल? 118। फिलहाल तो 118 है, 118 एलिमेंट्स हैं और वो सभी के सभी एलिमेंट्स एटम के बने हुए होते हैं। ये बात हमको समझ में आ रही है। ये जो एटम हो गया हमारे पास, अब हमारी इस एटम के अंदर जो सेंटर पोर्शन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो मैं इस न्यूक्लियस को कलर कर रहा हूं वाइट। ये हमारा न्यूक्लियस है। चलो अब हमको थोड़ा सा समझना है टॉपिक अच्छे से। इस न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं? देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर हमको प्रोटॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा मैंने, ऐसे रैंडम बना रहा हूँ। और इसके चारों तरफ हमको कौन मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये हमारे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। टॉपिक समझने की कोशिश करो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ये इस तरीके से हैं हमारे पास। फिलहाल ऐसे एक और हम बना रहे हैं। अरे क्या ड्राइंग है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा। मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि इसमें कितने पाए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? इस जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल वो प्लेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिटल हम उस प्लेस को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एक बात हमको हम अच्छे से समझनी है, मैं यहां बना रहा हूं क्या। देखो, हमारे पास क्या होता है, एक एटम है हमारे पास, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एटम के न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। सेकंड चीज हमको क्या समझनी है अब, कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है उन पे जीरो चार्ज होता है। ये बात समझ में आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा ताकि आप लोगों को और समझ में आए अच्छे से। तो क्या बात हो रही है, ध्यान से देखो। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है। और याद रखना है कितना होता है प्रोटॉन पे चार्ज, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। गुलाम क्या है? किसी भी चीज को मेजर करने की यूनिट को बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड, किसी भी चीज को मेजर करने को यूनिट बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को मेजर करने की यूनिट को गुलाम बोलते हैं। तो यूनिट फॉर मेजरिंग चार्ज, किसी भी चार्ज को मेजर करने की जो एसआई यूनिट है वो गुलाम है। एसआई यूनिट क्या होती है? एक ऐसी यूनिट जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट करा गया है मेजर करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन पे भी इक्वली चार्ज होता है पर माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0 गुलाम। ये हमारे पास तीन चार्जेस हैं।
हमको तीनों के तीनों ही पता होने चाहिए। तो पहला हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का, और तीसरा हो गया हमारा न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और न्यूट्रॉन पे 0 कूलम होता है। तो एक बात याद रखनी है हमको हमेशा, तो हम इसको प्लस बोलते हैं क्योंकि सब सेम ही है, इसको माइनस बोलते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम है, ये बात समझ में आ रही है, पर और न्यूट्रॉन पे 0 है। तो अब इसी चीज को हमको आगे समझना है, तो मैं आगे स्लाइड बना रहा हूँ, यहाँ पे जाके एक नई स्लाइड ऐड करो और इंसर्ट करेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर तैयार करनी है हमको। तो पहले तो हम एटम बना रहे हैं, एटम की स्ट्रक्चर बन गई है, इसके अंदर हमको एक न्यूक्लियस भी बनाना है। तो न्यूक्लियस बनाने के लिए हम फिर से कुछ नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, बन जाएगा। और ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो देखो क्या बात चल रही है हमारी, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, हमारे पास ये एटम है, क्या है हमारे पास एटम है, ठीक है। एटम किस चीज़ का होता है, एलिमेंट का। एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं। एटम को डिनोट कैसे करते हैं ये समझने से पहले तो एलिमेंट के सिंबल होते हैं बहुत सारे, है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ले रहा हूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम को हम डिनोट किससे करेंगे बताओ, Ca से। तो ये हमारा X क्या हो गया, सिंबल हो गया। और यहाँ पे नीचे लिखते हैं Z और ऊपर लिखते हैं A, ये बात थोड़ी सी याद रखना। नीचे के लिखते हैं Z, ऊपर लिखते हैं A। अब इसका थोड़ी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, A की, Z की और A की। तो हम यहाँ पे A की फुल फॉर्म होती है मास नंबर, A की फुल फॉर्म होती है मास नंबर, और Z की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक नंबर। दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक बार चेक कर रहा हूं मैं, दिख रहा है सारा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। और हमारा राइटिंग थोड़ी गंदी इसलिए आ रही है कि लाइट में टैबलेट पे लिख रहा हूँ, तो अभी उस पर थोड़ा दिक्कत आती है लिखने पे, तो धीरे धीरे राइटिंग भी सुधर जाएगी। आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, हमें इसको समझो अच्छे से। तो देखो जो मैंने Z लिखा है ना एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या होता है, हम पहली बात तो ये चीजें चेक करेंगे सिंगल एटम के लिए। तो याद रखना हम Z चेक कर रहे हैं 1 एटम के लिए, एटॉमिक नंबर का मतलब 1 एटम के लिए हमको चेक कर रहे हैं। तो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर। देखो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, ये रहे हमारे प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन को काउंट कर लेते हैं तो हमको Z की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल भी होती है, पर सिर्फ जब इस इलेक्ट्रॉन ने किसी भी एटम के साथ रिएक्शन, किसी अदर एटम के साथ रिएक्शन ना करी हो। अगर ये वाला एटम किसी और एटम के साथ रिएक्शन कर चुका है तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो गए होंगे, तो वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस एटम ने कभी कोई रिएक्शन नहीं करी किसी और के साथ, तो Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। ये किस केस में हो सकता है, जब यहाँ पे नीगा लग रहा हो, NiGa लग रहा हो, NiGa, N फॉर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि चार्ज 0 हो। देखो मैं बता दूं, न्यूट्रल का मतलब हो गया चार्ज 0 हो। आगे लिखेंगे हम अगले स्लाइड पे, मैं लिख ही रहा हूँ लोग। न्यूट्रल का मतलब पहले मैं N का मतलब बता देता हूँ, फिर I का बता रहा हूँ, फिर G का बता रहा हूँ, फिर A का बता रहा हूँ। N का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि नंबर नेट चार्ज 0। न्यूट्रल का मतलब हुआ कि नेट चार्ज कितना है 0। और ये तब पॉसिबल है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। नहीं बात समझ में आ रही? देखो अभी एग्जांपल समझेंगे, दोबारा सोचो। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, नेट चार्ज 0 है, यानी जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन है। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, एक बात बताओ, नेट चार्ज 0 कब होगा? प्रोटॉन का चार्ज प्लस का था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का था,
और अगर मैं उस प्लस के 1.6 10 माइनस के 19 कूलम्ब से माइनस के 1.6 10 माइनस के 19 कूलम्ब सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 0 आएगा। यानी वो तभी पॉसिबल है जब एक प्रोटॉन हो एक इलेक्ट्रॉन हो, या दो प्रोटॉन हो दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन प्रोटॉन हो तीन इलेक्ट्रॉन हो। अगर तीन प्रोटॉन होंगे तो चार्ज प्लस का 3, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज माइनस का 3, कैंसिल होकर फिर से 0 हो गया। आई का मतलब होता है आइसोलेटेड, यानी अभी रिएक्शन नहीं करी है। जी का मतलब होता है गैसियस, यानी कि स्टेट ऑफ एटम गैस है। ए का मतलब होता है एटम, जिसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता। ये हो गई हमारी नीगा की फुल फॉर्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। तो हमें ए का मतलब पता नहीं चल रहा, जेड का हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं व्हाट इज ए। तो मैं यही लिख रहा हूँ फिलहाल, अच्छे से समझ लेना। ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर। ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर किस चीज से डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस पर डिपेंड करेगा। और न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे अच्छे से सुंदर सुंदर लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है पर कोई नहीं। जेड की वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए की वैल्यू होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एक्स का मतलब होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जिसके एटम की बात हो रही है। एटम किसके होते हैं, एलिमेंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ यहाँ पे जेड लिखते हैं, नीचे जेड लिखा करेंगे, कहीं भी लिख सकते हो आप, इधर इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर ए लिखेंगे तो जेड का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उस एक एटम के पास। ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उस एक एटम के पास। एक्स का मतलब वो एटम किस एलिमेंट का है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिख रहा है कि कैल्शियम, नीचे लिख रहा है 20, ऊपर लिख रहा है 40। देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो। व्हाट इज 20? 20 हमारा जेड है ना। तो अगर जेड की वैल्यू 20 है तो हम क्या कह देंगे, प्रोटॉन भी कितने हैं 20 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 20। कंडीशन, इसने भी रिएक्शन कुछ नहीं करी है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चल चुके हैं। और 40 क्या है हमारा, ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है 40। ए होता कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हमें ए मिलता है 40। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 20। अगर प्रोटॉन की वैल्यू 20 है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ही आ जाएगी। क्यों, ये 20 इधर जाकर माइनस होगा, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अंडरस्टैंड और नोट, बताओ। आज कैमरा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि Z बराबर P बराबर E होता है, A बराबर P प्लस N होता है। और हमको कभी भी एक एलिमेंट का सिंबल दे रखा होगा, नीचे एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, ऊपर मास नंबर दे रखा होगा, हम वहां से उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन काउंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ तो आगे चलें, बताओ। क्लियर हुआ तो आगे चलें, ठीक है। देखो, तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी। अब हमें थोड़ा और चीजें समझनी है एटम के बारे में ही। आज हमें एटम के बारे में जितना हो सकता है उतना अच्छे से क्लियर करना है इस वीडियो के अंदर अंदर ही, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए आगे, ठीक है। अब हम इसका क्या बना देंगे, न्यूक्लियस बना देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा न्यूक्लियस, इसको कर देंगे वाइट, ओके वाइट। इसको थोड़ा लेंथी कर देंगे, इसको ऊपर कर दो, इस सर्कल को थोड़ा और ऊपर कर दो, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। चलो बन गया हमारा। पेन उठाते हैं। चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं। हम लोगों ने एटम के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। थोड़ा हम दिमाग यहाँ पे इसलिए ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि हमको बाकी चैप्टर्स में कुछ भी याद नहीं करना पड़े। यहाँ पे अगर चीज़ें समझ में आने लगी हैं तो बहुत मजा आएगा आपको आगे पढ़ने में। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को आपको इजीली समझाने की, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की, ठीक है। करें स्टार्ट, बोलो। ठीक है, कर रहे हैं ना, गुड गुड गुड। चलो देखो, तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मैं पहले छोटा सा एलिमेंट लेकर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है
और मास नंबर 12 होता है। ये आपको थोड़ा याद हो जाएंगे, मैं याद करवा दूंगा, अभी पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा कल परसों जब भी टाइम मिलेगा, मतलब जब भी वीडियो अपलोड होगी। देखते हैं कैसे कैसे चलना है। पहले आज हमें एटम के बारे में सीख रहे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बताओ जल्दी जल्दी, जेड हमारा 6 है ना, और ए हमारा कितना है, 12 है। अब देखो Z की वैल्यू अगर 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। ये बात समझ में आ गई होगी। और न्यूट्रॉन कैसे निकाल लोगे, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, A बराबर P प्लस N। तो A की वैल्यू तो 12 है, P की वैल्यू 6 मिल गई, N की वैल्यू पता नहीं, तो N कितना जाएगा, 6 से जाकर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो N की वैल्यू भी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, N की वैल्यू 6। अब डायरेक्ट निकालना सीख लेते हैं। चलो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ करेगा दैट इज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। 10th क्लास में ऐसे ही होता है, और बड़ी क्लासों में क्या होता है, मतलब 11th 12th में क्या पता इसने रिएक्शन कर लियो किसी के साथ तो हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बदल जाती है। तो कभी कभी क्या 99% केस में चेंज ही कर देते हैं। फिलहाल दिमाग लगाते हैं। Z6 था तो P6 E6, और N की वैल्यू हमेशा A में से Z हटा के मिलती है, तो 6 आया। तो ध्यान से देखो N की वैल्यू कैसे मिलेगी, A माइनस P। अब P क्या है हमारा, Z ही तो है ना P, क्यों, आपको पता है ना, ये बराबर P बराबर Z है, सॉरी Z बराबर P बराबर E है, तो P की जगह Z रख दो, तो इस P की जगह Z रखोगे तो N की वैल्यू A माइनस Z ही तो आ रही है, यानी कि ऊपर से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूट्रॉन भी मिल गए। तो कैसे बनाओगे इसके अंदर, देखो तो 6 प्रोटॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, और न्यूट्रॉन भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6। फिलहाल हम ऐसे भरना सीख रहे हैं, अभी हम दिमाग नहीं लगा रहे फालतू कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कहाँ पे नहीं, हमको बस सीखना है अच्छे से। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, पहले नहीं है ना, एक सेकंड रुको, पहले कैमरे को भी ठीक करो। अब बताओ, नहीं हो पा रहा है। छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हमको एक बात समझ में आ गई कि हाउ टू फाइंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, अच्छे से समझ में आ गए टॉपिक या नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, पहले एक बार बता दो। आज से तुम लोगों को एटम के बारे में पता है काफ़ी। एटम के बारे में क्या पता है कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है। इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, प्रोटॉन निकालने का और न्यूट्रॉन निकालने का मेथड समझ में आ गया है। अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर दे रखा हो Z, मास नंबर दे रखा हो A, तो हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो Z बराबर P होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी Z बराबर E होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो A माइनस Z होते हैं। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई है। तो अच्छे से याद भी रखना है इस बात को, अच्छे से समझते हुए। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग बेसिक जब तक अच्छा नहीं होगा हम केमिस्ट्री अच्छी नहीं कर सकते, ये बात अच्छे से समझ लो। जो सोच रहे हैं ऐसी कर लेंगे, नहीं, मुझे पता है कि पहला चैप्टर समझ में आ जाएगा बिना ये सारी बातें पढ़े, लेकिन एक बार ये सारी बातें सुनने के बाद पहला चैप्टर करेंगे, फिर देखना कि पहला चैप्टर कितने अच्छे से होता है। मैं इसको एक स्लाइड में कॉपी कर इसको रफ कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। फिलहाल एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं अपने एटम को बड़ा कर लूँ। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमको एक बात समझनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा।
देखो समझो, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं, एटम के अंदर, ठीक है। और ये अगर एटम के अंदर है, एक बात और समझ में आ गई ना तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। बताओ, ये दोनों बातें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम है और आउटसाइड द न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम है और आउटसाइड द न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है कहां पे, ये पता लगाना है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात जान लो कि जो एटम होता है उसका होल मास, एटम का होल मास जो कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब इकट्ठा होता है, वो न्यूक्लियस में इकट्ठा होता है। मतलब उसका जो सेंटर है ना, मास का पूरा सेंटर किसकी तरफ केंद्रित होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ होते हैं। इसीलिए हम जब न्यूक्लियस के अंदर वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो जो निकल के आ रहा है ए, हम उसको मास नंबर कहते हैं। तो उसको मास नंबर क्यों बोला, क्योंकि मास डिपेंड ही न्यूक्लियस पे कर रहे हैं। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। एक बात हमको समझ में आ गई कि न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक नाम और है कंबाइंड फॉर्म में, क्या? हे भगवान, क्या हो रहा है? क्या नाम है? न्यूक्लियस। चलो अब ठीक है, थोड़ा कैमरा आगे चलते हैं। एक बात देखो, यहाँ हमारे पास प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहाँ पे फोर्सेस भी हैं। देखो, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिसने नाम नहीं सुना कोई बात नहीं है, सुन लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद भी प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के बीच में एक फोर्स होती है। प्रोटॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। बट ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए हैं एक ऐसी फोर्स से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स होती है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स है उसको हटाओ, छोड़ दो, मतलब 1 मिनट के लिए। जो प्लस और माइनस या प्लस और प्लस या माइनस और माइनस के बीच में होती है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि आयंस के बीच में जो फोर्स लग रही है, आयन मतलब माइनस है प्लस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता। चलो हमको ये बात भी समझ में आ गई फोर्स के बारे में कि 2 तरह की फोर्सेज होती हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स होती है और एक हमारे पास कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, समझ गए हैं हम थोड़ी थोड़ी बातें। और बताओ, और क्या बताना चाह रहे हो सर? देखो एक बात समझो, बहुत प्यारी सी अच्छी सी बात है, ज़्यादा परेशान मत हो, समझने की कोशिश करना बस मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक एटम है, ये वाला, फिर से मैं एटम ले रहा हूँ, मैं इस एटम को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। लास्ट बात बता रहा हूँ मैं, छोटी सी, लास्ट तो नहीं बोलना चाहिए। देखो मैं लास्ट नहीं बोलूँगा कभी भी, क्योंकि तुम लगेगा लास्ट है तो यानी कि लेक्चर खत्म हो जाएगा। नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम दो खुद को। ये टॉपिक 10th क्लास वाले बच्चों को समझना, आई नो थोड़ा टफ तो नहीं होना चाहिए वैसे तो, पर कुछ लोगों को टफ लग रहा हो तो प्लीज़ रिलैक्स रहो। केमिस्ट्री इज नॉट अ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। मैं जो बातें बता रहा हूँ जिसमें जितनी समझ में आ गई बस काफ़ी है, उतना ही फिलहाल उतना तो समझो। ये मेरे पास एटम है ना, फिर से चलो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ी बातें करते हैं। एक सेकंड, क्या खुल गया? पेन पे जाओ यार। देखो क्या बात हो रही है, हमने एटम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पे कौन पाए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन पाए जाते हैं और
न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? गुड। प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस कैमरे का कुछ नहीं हो सकता है, पता ना आज क्या करना चाहता है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं, फर्स्ट लेक्चर है, आप थोड़ा ऐसे करो कि धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन मेरे को भी थोड़ा पता चल जाएगा इस कैमरे वैमरे का क्या चलता है, कैसे चलता है। बस देख लो आज अच्छे से। ये वाला लेक्चर मिस मत करना, पर सोचोगे कि कैमरा ही खराब है, पता नहीं कैसे कैसे चल रहा था। देखो भाई, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई कैसी क्वालिटी आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, दैट्स गुड। नहीं आ रहा है, रुक जाओ, आराम करो प्लीज। थोड़ा सा ध्यान से 10 मिनट बैठ के सुनने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, आएगा समझ में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। क्या एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं? सोचो, क्या एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं? ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन हुआ, मीजोन हुआ, एंटी न्यूट्रॉन हुआ, ये सब भी होते हैं। पर ये सब हमको नहीं पढ़ने हैं, पर लेकिन होते तो है ना, पढ़ने नहीं है कोई बात नहीं, पर होते तो है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं एटम में? किसी को दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। बताओ, नहीं है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब एक बात समझनी है हमको, ये इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं ये सीखते हैं। ये हमको धीरे धीरे समझ में आएगी बात, धीरे धीरे समझ में आएगी, मतलब आएगी, धीरे धीरे आएगी। उससे पहले आपको एक बात समझनी है कि जो एटम है हमारा, उसके बारे में हमको बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं। क्या क्या बातें पता चल चुकी हैं हम बार बार नहीं बात करेंगे, बस इंपॉर्टेंट बात करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये नॉन डिविजिबल है। देखो, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं तुम्हारा। ये क्या है? नॉन डिविजिबल है। साथ में स्मॉलेस्ट भी है बेचारा, छोटू सा, इसको कट भी नहीं कर सकते, नॉन डिविजिबल है। और क्या, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर होता ही नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और सेंटर में ही कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बताओ? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? वो जीरो। तो ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हुआ है? नहीं। न्यूक्लियस के बाहर वाला रीजन में क्या क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के बाहर वाला रीजन कैसा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिव और निगेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया उस केस में जिस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? इक्वल थे। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे तो ना पॉजिटिव बचा ना निगेटिव बचा, है सब कुछ पर कैंसिल हो गया। मतलब दो प्रोटॉन है तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक दूसरे को मारा। ओवरऑल नेट चार्ज कितना? जीरो। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने? कि नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एटम के अंदर पार्टिकल्स नहीं है। इसका मतलब होता है एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? देखो, मान लो मेरे पास एक एटम है मैग्नीशियम Mg, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो क्या क्या पता है इसके बारे में तुम्हें इसके बारे में ये पता चल जाएगा इससे कि 12 प्रोटॉन है इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन है। और इसका एट मास नंबर 24 है, तो 24 में से 12 घटाओगे तो तुमको इसके न्यूट्रॉन भी पता चल जाएंगे। 12 न्यूट्रॉन है। अब देखो दिमाग लगाओ, 12 प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना आएगा? प्लस का 12। अगर 12 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की वजह से प्लस का, अगर एक प्रोटॉन की वजह से प्लस का 1 तो 12 प्रोटॉन की वजह से प्लस का 12, और 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का 12, और 12 न्यूट्रॉन की वजह से, जब एक न्यूट्रॉन का जीरो है तो 12 का भी जीरो, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया? जीरो। नेट चार्ज जीरो आया, समझ में आया? नेट चार्ज कितना आया? जीरो आया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब हमको सीखना है एक छोटी सी बात कि तुमने ये तो बता दिया कि जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है इसके अंदर प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, जिसको हम एटॉमिक
सॉरी मास नंबर भी कहते हैं। अब हमें सीखना है कि इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। हमको ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटसाइड न्यूक्लियस हैं। हमें ये बात पता है नहीं कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस है। हाँ भाई पता है, पर आउटसाइड न्यूक्लियस ये है कहाँ, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बेस पे हमें रिएक्शन करनी है। क्यों? देखो एक बात सोचो, अभी हमने एक बात करी थी, अभी हम पीछे जाके चेक करते हैं। देखो हमने क्या बोला था कि यहाँ तो न्यूक्लियर फोर्स है, एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रोंगर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये लोग तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे को रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन की होती है। चलो चेक करते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा। मैं इस पार्टिकल को एनर्जी दे रहा हूँ, इस एटम को एनर्जी दे रहा हूँ, तो एटम को एनर्जी दी है, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले हैं इसको एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन इस एटम में से दूसरे एटम पे चले जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ी और एनर्जी दूंगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, लेकिन यहाँ तक एनर्जी पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक तो हमारे पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी जितनी एनर्जी से हम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियस से आजाद कर पाए। वो एनर्जी क्या होगी? जो न्यूक्लियर फोर्स को भी तोड़ दे, वो बहुत ही हाई एनर्जी होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? यहाँ जो बाहर है, बाहर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करवा लो। यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से किसके अंदर बाउंडेड हैं? बाउंडेड माने बंधे हुए, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो वो तो रिएक्शन करने से रहे। इज इट क्लियर? गुड। तो अब एक बात समझनी है हमको कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हेल्प से रिएक्शन करवानी स्टार्ट कर दें। तो हम तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से रिएक्शन करवाएंगे। यानी कि हमारे लिए जो मेन है वो इलेक्ट्रॉन ही है 10th क्लास में। तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जितने अच्छे से पता चल जाए उतना बेटर है। इसलिए बेसिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर में ले रहा हूं। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना अच्छे से पता चल जाए उतना बेटर है, इसलिए मेरे को ये बेसिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर लेना पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ठीक सीखना है, और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को ढंग से पढ़ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर अरेंज करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगी, हमको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते कहाँ कहाँ हैं। ये बात समझ में आ रही है? पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको 2-4 बातें समझनी होंगी। तो वो 2-4 बातें क्या हैं? 2-4 बातें क्या होती हैं? ये एक बात, पहली बात इलेक्ट्रॉन्स जहां घूम रहे हैं उसे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। सेल्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और स्टार्ट के से करते हैं। तो पहली सेल के होती है, दूसरी एल होती है, तीसरी एम होती है, फिर चौथी एन होती है, फिर ओ होती है, फिर डॉट 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 ऐसे चलता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? देखो ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक एटम है। देखो बहुत आराम से समझने की कोशिश करना प्लीज। ये मेरे पास एक एटम है। क्या है मेरे पास? ये एक एटम है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे पास ये एटम है, एक सेकंड रुको, चलो देखो मेरे पास एक एटम है। इस एटम का न्यूक्लियस भी होगा, तो मैंने बना दिया न्यूक्लियस छोटा सा। दिस इज द न्यूक्लियस। बन जा। इस न्यूक्लियस में कौन होंगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात करनी ही नहीं है मेरे को। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मेरे को पता है नहीं पता? हाँ, कहाँ है? आई डोंट केयर। क्यों भाई? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो चैप्टर ही पहला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ने वाला हूँ। जब मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाला हूँ तो मैं क्यों इतनी बात करूँ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में? पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ जो मेरे लिए काम का है। तो मेरे लिए काम के कौन है? इलेक्ट्रॉन काम के हैं। तो मैं पहले किसके बारे में बात करूंगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये क्यों गायब हो रहा है भाई?
प्लीज रुक जा, मत होना गायब। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, इस न्यूक्लियस के ठीक पास में, अरे यार एक सेकंड, इस न्यूक्लियस के ठीक पास में, अरे रुको भाई, कैसे कर रहा हूं मैं, कैसे हो रहा है भाई, तू शर्म नहीं आ रही इसको। ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, ये दो डॉट डॉट दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, कोई नहीं अभी दिखाता हूं मैं। देखो ये जो पहला वाला है, ये आजा 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 आजा, ये रहा। देखो ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने पहले तो। ठीक है, एक रुक जा। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बगल में जो मैं ये बना रहा हूं, कलर ब्लू ले रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ ऐसा, थिकनेस कर रहा हूँ 2। भाई साहब नहीं बना ठीक से, कोई नहीं, चलो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। दिस इज द न्यूक्लियस, क्या हुआ है, कोई नहीं, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ठीक बाहर ये रहा, ये पहली वाली जो सेल है इसको बोलते हैं के सेल, ये दूसरी वाली जो सेल है इसको बोलते हैं एल सेल। ये वाली कौन सी सेल है, के, ये वाली कौन सी सेल है, एल, और ये तो सबसे बाहर वाली है इसको बोलते हैं एम, और अगर मैं इसके बाहर एक सेल और बना दूं इसको बोलते हैं एन। ये इसको अपने आप ही ऑटोमेटिक हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या चल रहा है, इसको क्या दिक्कत है, आज पीपीटी खराब हो रही है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप समझो 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 मैं क्या कह रहा था। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, परेशान नहीं हो रहे बिल्कुल भी। एक सेकंड गायब हो गई, आगे वापस आगे वापस आगे वापस। हाँ हम कहाँ थे, न्यूक्लियस अगर ये है मेरा, तो इस न्यूक्लियस के बगल में जो सेल है हमारी प्रॉपर, उसको हम के बोलेंगे। ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है पूरा। इस न्यूक्लियस के ठीक बाहर वाली के है, उसके बाहर एल है, उसके बाहर एम है, उसके बाहर एन है, उसके बाहर ओ है, उसके बाहर पी है। मैं एक बार नीचे जाकर देखता हूँ कोई नया सा वो है क्या मेरे पास, एक सेकंड रुको भैया। देखो मैं खुद से बना के देख रहा हूँ, मैं खुद से बना रहा हूँ, पूरा बन जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तो देखना पड़ेगा। देखो ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ठीक है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। इस न्यूक्लियस के बाहर वाला ये के है, इस न्यूक्लियस के बाहर वाला ये एल है, और इस न्यूक्लियस के बाहर वाला ये एम है। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत, साइड को बनाऊं दोबारा से। देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये हमारी के सेल है, इसके बाहर ये हमारी एल सेल है, इसके बाहर ये मेरी एम सेल है। ऐसे करके होती हैं सेल्स, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, गुड 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 गुड। और अगर हमको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो और समझ लेते हैं। तो मान लो मेरे पास इस बार ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी कौन सी सेल है, आप देखो समझ में आएगा। ये है के सेल, ये कौन सी सेल है, एल सेल, ये कौन सी सेल है, एम सेल, और ये कौन सी सेल है, एन सेल। इन सेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इन सेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी बात समझनी है हमको, बात क्या समझनी है हमको, हमको ये समझना है कि ये जो हमने क्या बनाया, सेल्स, सेल्स, इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सब सेल में पाए जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में, और सब सेल में भी कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। क्या समझ में आ रही है बात, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। तो एक बात याद रखना है, सेल को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, के एल एम एन, बाकी सब सेल। तो एक बात बताओ, आपने हेडिंग सुना है, हेडिंग के अंदर क्या होती है,
सब हेडिंग होती है। वो हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो हेडिंग के अंदर ही पाई जाती है ना। ऐसे इन सेल्स के अंदर सब सेल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन सब सेल को डिनोट करने का तरीका है S P D F G। देखा, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है, यहाँ स्मॉल है, पर यहाँ पे S P D F G ये स्पेसिफिक है। सबसे पहले S, फिर P, फिर D, फिर F, फिर G। और इसके बाद होते हैं ऑर्बिटल्स जो सब सेल के अंदर होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात याद रख लेना अभी से, वैसे कोई दिक्कत याद रखने वाली चीज है नहीं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, पर हमको थोड़ा समझना था, बस इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री में हमने क्या सीखा? हमने काफी सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए सीख ली। एक छोटी सी चीज वो सीखेंगे पहले, उसके बाद हमको थोड़ा लेक्चर समाप्त करके एंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस चीज को दोबारा आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या सिस्टम है। तो देखो, हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अगर क्या है ये न्यूक्लियस, मैं क्या करूं, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर के सेल है, उसके बाहर एल सेल है, उसके बाहर एम सेल है। इस तरीके से हमारा चल रहे हैं सेल्स। अच्छा, एक बात और समझो, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे। और जो न्यूक्लियस के आउटसाइड रीजन है उसमें हमको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मिलने का तरीका क्या है? वो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन मिलने का तरीका बहुत इजी है। क्या है इजी भाई, बताओ हमें। तो इजी ये है, एक एटम के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस के बाहर सेल्स। उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सेल्स में भी कहां? सब सेल्स में। और सब सेल में भी कहां होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? ओवरऑल ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसके अंदर होती है? सब सेल के। और सब सेल किसके अंदर होती है? सेल के। सेल कहां होती है? एटम में। एटम में भी कहां होंगे? न्यूक्लियस के बाहर होंगे। पूरा पिक्चर तुम्हारे सामने क्लियर है। ये बात अच्छे से समझ लो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप 10th में आपको समझ में आ गई, 11th 12th वाले बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है इसमें। एटम के अंदर सेल होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये सेल है, ओवरऑल है ना। इन सेल के अंदर सब सेल होते हैं, इन सब सेल में ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो 0, पर मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड में जाके कैमरा थोड़ा ठीक हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा था आज। तो हमको एक बात तो समझ में आ गई थी अच्छे से, तो हमने ये बात भी अच्छे से समझ ली। सेकंड चीज हमको क्या समझना था बहुत अच्छे से, वो भी हमने समझ लिया है। क्या समझना था हमें अच्छे से बताओ? हमको सेल्स के नाम पता होने चाहिए थे, तो हमें सेल्स के नाम भी पता है। KLMN आपके सिलेबस में नहीं आएगा कहीं भी बोर्ड में ये, लेकिन हम जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये टॉपिक्स का मैं यूज करवाऊंगा। वाई? ताकि आपको बहुत इजी से रिएक्शन समझ में आने लगे। आपको लगे यार केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत एडवांस लेवल की हो। चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के अंदर, किसी भी बोर्ड के, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब सेल को डिनोट करने के लिए SPDFG यूज करते हैं, और ऑर्बिटल्स को डिनोट करने के लिए बॉक्स का यूज करते हैं, जो हमको नहीं सोचना है फिलहाल के लिए। ऑर्बिटल्स को डिनोट करने के लिए और भी चीजों का यूज करते हैं। फिलहाल रुक जाओ, फिलहाल हमको सेल्स के बारे में पढ़ना था, सब सेल के बारे में पढ़ना था। ये बात समझ में आ गई है ना? चलो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। तो हाँ, सेल सब सेल्स में या ऑर्बिटल्स में। तो देखो, बहुत प्रैक्टिकल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, उस ट्रिक को अच्छे से समझ लो, एंड उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने सीखेंगे। एंड उसके बेस पे हमको कल को टॉपिक पढ़ने होंगे अगले 2 हमारे, वहां से हमको हमारी स्टार्टिंग होगी केमिस्ट्री और बेटर वे में। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक क्या होती है, तो आपको याद रखना है, स्कूल कितनी बार स्कूल? 2 बार स्कूल। पब्लिक स्कूल कितनी बार पब्लिक स्कूल? 2 बार पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल कितनी बार दिल्ली पब्लिक स्कूल? 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल। फनी दिल्ली पब्लिक स्कूल
फनी दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो कितना फनी दिल्ली पब्लिक स्कूल? 2 बार फनी दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसको लाइन से याद रखना है। कैसे? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। इज इट क्लियर? इसको याद रखते हुए तुमको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि हम लोगों ने 4 सबसेल्स के बारे में पढ़ा अभी एंड मतलब हमने 5 के बारे में पढ़ा था SPDFG, लेकिन उनमें से जो 4 सबसेल थी शुरू की S, P, D और F, इनके बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर भरने हैं। क्या बात समझ में आई? दोबारा से देखते हैं एक बार, देखो दोबारा से, चलो देखते हैं, चलो दोबारा करेंगे इसको। क्या था बताओ हमारे पास? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या इतनी सी बात याद रख लोगे? अरे रख लो यार, रख लो, थोड़ी सी बात याद रख लो, मेरे कहने से रख लो बस। सेकंड चीज SPDF, छोटी सी बात हो, याद रख लो। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो S सबसेल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2। लिख लेना इस बात को, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्लीज याद रख लो इस बात को फिलहाल के लिए, फिलहाल याद रख लोगे अच्छा होगा। पूरी केमिस्ट्री में मैं तुमको एक भी रिएक्शन याद करने नहीं दूंगा, एक भी मतलब एक भी। पूरी केमिस्ट्री मक्खन की तरह साफ हो जाएगी, इन द सेंस तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी क्लैरिटी के साथ सारी केमिस्ट्री हो जाएगी। साफ होने का मतलब वो नहीं है कि केमिस्ट्री तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगी। साफ होने का मतलब है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो जाएगी कि 10th क्लास के एग्जाम के बाद तुम 10th क्लास की केमिस्ट्री तो नहीं भूलने वाले हो, चाहे तुम सारे सब्जेक्ट भूल जाओ। ये मैं बोल रहा हूँ 10th क्लास में तुम जितना भी टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले उसमें से एक टॉपिक भी नहीं भूल सकते तुम, ये मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हुए मेरे को थोड़ा सा लगा कि हार्ड हो गई है केमिस्ट्री आपके लिए, आपको लग रहा होगा कि कैसा लेक्चर जा रहा है, पर आपको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा इजी कर रहा हूँ हर चीजों को। अरे एक बात याद रखनी है काउंटिंग के बारे में, तो बताओ S पहले आया, P उसके बाद आया, D उसके बाद आया, F उसके बाद आया, तो काउंटिंग ऐसी करते हैं। S की काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 चलती है S की काउंटिंग। P की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 4 5 चलेगी। D की काउंटिंग 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 4 5 6 चलेगी। और F की काउंटिंग 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 5 6 7 चलेगी। यानी S की काउंटिंग 1 से शुरू होती है, P की 2 से शुरू होती है, D की 3 से शुरू होती है और F की 4 से शुरू होती है। इज इट क्लियर? 2 बातें याद रखनी है। क्या? S 1 से स्टार्ट होता है, P 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से स्टार्ट होता है, F 4 से स्टार्ट होता है और S 2 से स्टार्ट होता है, P 6 से स्टार्ट होता है, D 10 से स्टार्ट होता है, F 14 से स्टार्ट होता है। क्या याद रख लोगे? रख लो यार, रख लो प्लीज रख लो। इतना हो गया? थैंक यू यार, थोड़ा सा कर लो, मान जाओ, मेरी बात मान लो, कर लो। अब देखो मैं थोड़ी तुम्हें 2 एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। Ca है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो 20 ही होंगे। यानी कि हमको एटॉमिक नंबर अगर आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हमको 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो कितना आसान है। स्कूल तो धीरे लिखेंगे तो 2 2 4, S में 2 भर सकते हैं ना मैक्सिमम, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पब्लिक स्कूल भरो, इसमें कितने भर देंगे? 6, इसमें कितने भर देंगे? 2, इसमें कितने भर देंगे? 6, इसमें कितने भर देंगे? 2। काउंट कर लो, 20 से ज्यादा नहीं होचे, और रफ कर देंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20, पूरे 20 बैठे हो ना। देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 20 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। स्कूल पब्लिक स्कूल, बस रुक जाओ। S की काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी थी? 1 से, तो 1 2 3 4। P की काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? 2 से, तो 2 3। इज इट क्लियर? कोमा लगाओ, तो 1 वाले एक साथ देखो, तो 1 वाला सिंगल है, यहाँ पर कोमा लगाओ। 2 वाले 2 हैं, यहाँ पर कोमा लगाओ। 3 वाले भी 2 हैं, कोमा लगाओ। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे करनी, चलो एक और।
मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम का जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है। तो 1 2 3 और पी कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, कोमा लगा दो कोमा लगा दो, ये मैग्नीशियम की भी हो गई, बताओ कोई दिक्कत। कार्बन की कर लेते हैं 6, तो स्कूल स्कूल पब्लिक। अब देखो ध्यान से 2 और 2 4, इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना, तो पी में कितने भरोगे, बस 2 ही भरोगे, बाकी कहां से लाओगे, 6 ही तो हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे एस की काउंटिंग, पी की स्टार्ट करेंगे 2 से। मैंने क्या बताया था, एस की काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो, पी की 2 से स्टार्ट करो, डी की 3 से स्टार्ट करो, एफ की 4 से स्टार्ट करो, तो हो तो गया 1s2 2p2। कोमा कैसे लगाना है, उस कोमे से पहले 1 लिखना चाहिए, इस कोमे और उस कोमे के बीच में सिर्फ 2 लिखना चाहिए, इस कोमे और उस कोमे के बीच में 3 लिखना चाहिए, ऐसे ही इस कोमे से पहले 1 लिखना चाहिए, इस कोमे और इस कोमे के बीच में 2 लिखना चाहिए, और इस कोमे और इस कोमे के बाद में 3 लिखना चाहिए, ऐसे इस कोमे से पहले 1 और इस कोमे से पहले 2। सॉरी, आगे। अब एक बात हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी सीख ली, बहुत ईजी है, देखो फिर बोल रहा हूँ, तो एक याद हो गई ना। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले एस में 2 भर दो मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम 6 भर सकते हो, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हो, एफ में मैक्सिमम 14 भर सकते हो। इतना करने के बाद कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पर वो एक्सेप्शंस हम बाद में सीख लेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है 10th क्लास में इतना सब करने की, पर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं सिखा दूंगा। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो सीखो। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 2 3 काउंटिंग लिखनी है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कर लिया, फिर काम बन गया। काम क्या बन गया, वही सिखाना है मुझे आपको। देखो एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जो इतनी मेहनत हम जो कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगी बात क्या हो रही है। बात क्या हो रही है, देखिए हम इस पर वापस जा रहे हैं। मतलब कैल्शियम में ओवरऑल इस कोमे से पहले क्या है, इस कोमे से पहले 1s2 है, इस कोमे और इस कोमे के बीच में 2s2 2p6 है, इस कोमे और इस कोमे के बीच में 3s2 3p6 है, और इस कोमे के बाद 4s2 है। हाँ है ना। अब एक बात समझो अच्छे से, कोमे से पहले जो भी हमारा है ये सारा का सारा फर्स्ट सेल है, और पहली सेल को मैंने क्या बोला था, के। इस कोमे और इस कोमे के बीच में जो भी है वो एल है, यानी एल सेल है। इस कोमे और इस कोमे के बीच में जो भी है वो एम सेल है, और इस कोमे के बाद जो भी है वो एन सेल है। यानी कि हमारे जो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन है वो के में भी भरे गए हैं, एल में भी भरे गए हैं, एम में भी भरे गए हैं, और एन में भी भरे गए हैं। हाँ है ना, हाँ है ना। हाँ, के में कौन से सब सेल में भरे हैं, एस में कितने 2, एल में कौन कौन से सब सेल में भरे हैं, एस में और पी में। एस में कितने भरे हैं 2, पी में कितने भरे हैं 6। एम में कौन से सब सेल में भरे हैं, एस में और पी में। एस में 2, पी में 6। एन में कौन से सब सेल में भरे हैं, एस में भरे हैं कितने 2। इस तरीके से तुम सारे निकाल सकते हो। यस, अगर मुझे इस कैल्शियम की स्ट्रक्चर बनानी हो, लास्ट कर रहा हूं मैं, देखो लेक्चर बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज का, पर जरूरी भी है, स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगनी चाहिए ना। तो हमको कैल्शियम की स्ट्रक्चर बनानी है अब अच्छे से। अभी तो हम ऐसे रफ बना रहे थे, तो ढंगी बनानी है। तो कैसे बनाओगे बताओ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो 1 से स्टार्ट करेंगे एस की काउंटिंग, तो 1 पे एस 2 पे एस, एस ढूंढ ढूंढ के गिनती लिखी पहले, फिर पी को स्टार्ट किया 2 से, फिर कोमा लगाने का रूल क्या था, 1 वाले एक साथ, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ, 4 वाले एक साथ, 5 वाले एक साथ। सेल कितनी है, के एल एम एन। तो हमें कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, सबसे पहले न्यूक्लियस बना लेना है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो हम इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जगह बस पी और एन लिख रहे हैं, हमें न्यूक्लियस की टेंशन नहीं है। हमें सबसे पहले के सेल बनानी है, ये मेरी हो गई के। उसके बाद एल बनानी है, ये मैंने चलो थोड़ी बड़ी हो गई तो इसके अंदर बना दूंगा मैं एक और। ड्राइंग पे मत जाओ, क्योंकि भाई मैं फर्स्ट टाइम पेन टैबलेट यूज करके पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैंने मार्कर वगैरह सब बहुत पढ़ा है, बस ये पेन टैबलेट धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया है ना, दिस द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैंने साइड कर दिया, ये हमारी के है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया,
एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इस कोने के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8। तो हमें 8 भरने हैं यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत प्यारी चीज सीखने वाले हो तुम। इसमें भी 8 भरने हैं। तो 1 2 कैसे भर पता चला? 8 2 और 8 ये रफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम नोटबुक में बना लियो अपनी। 2 2 4 2 6 और 2 8 भर दिए 8। इसमें लास्ट वाले में 2 भरने हैं। तो देखो ये 2 भर दिए मैंने, एक तो ये भर गया 2 मोटा मोटा, ये भर गया। अब एक बात देखो ध्यान से, बहुत प्यारी सी। अगर रिएक्शन करवानी है तो मैं इसको हीट करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? सबसे बाहर वाली सेल के। सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। एंड वो तुमने यहाँ पर कहाँ लिखी है? लास्ट में। तो ये लास्ट में तुम लिखते हो ना, ये लास्ट में कोने के बाद 4s2, इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट? सबसे बाहर तो यही है ना सेल, है ना? सबसे बाहर वाली सेल आउटर मोस्ट सेल होगी। और इसी आउटर मोस्ट सेल का एक नाम और है वैलेंस सेल। क्या नाम है? वैलेंस सेल। हाँ ठीक है, वैलेंस सेल। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे बाहर तो ये है इनर मोस्ट सेल, इसके थोड़ी सी बाहर, इसके थोड़ी सी बाहर, जो सबसे बाहर है ना। तो आउटर मोस्ट सेल हमने डायग्राम में यहां देखी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां देखी, यानी कि जो पूरा का पूरा 4s2 वाला सिस्टम है, दिस इज आउटर मोस्ट सेल, दिस इज वैलेंस सेल। यहां तो किसी को दिक्कत? बताओ, आउटर मोस्ट सेल का मतलब समझ में आया? और आउटर मोस्ट सेल में एस सब सेल है, सब सेल तो ऐसे, पर इलेक्ट्रॉन जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रही है ना। हमने जो 20 था वही पावर में तो लिखा था 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब 20 तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और हम इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में यूज करते हैं। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो इन्हीं 2 को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से पीछे वाले कॉन्सेप्ट पर दोबारा जाकर और का पता लगाइए। तो मैग्नीशियम में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बताया कोई? जवाब दो। कितने हैं? 2 ही है ना। और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोने के बाद तुम्हारी जो है 2 तो पी सब सेल में है, 2 इसमें। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल 4s2 है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल 3s2 है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल 2s2 2p2 है। जब भी हम हीट करेंगे तो सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये वाले, यानी ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले 2 पार्टिसिपेट, ये वाले 2। इसीलिए 10th क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी वैलेंस सेल और उस वैलेंस सेल के अंदर पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए हमने इतना ज्यादा बेस रखा, फाउंडेशन रखा अपना। ये बात समझ में आ रही है हमने इतनी मेहनत क्यों करी? इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी। देखो, हमें टॉपिक पर पहुंचना था वैलेंस सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पे, लेकिन इसको समझने के लिए हमको एटम समझना पड़ा पहले। तो एटम समझने के बाद हमने थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ा, फिर एटम को समझने के बाद हमने ये सीखा कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सीखा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर बाद में हमने सीखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे एटॉमिक नंबर मास नंबर की हेल्प से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने सीखा एलिमेंट जो है वो एटम जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट का बने होते हैं। अगर हम आयरन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका सिंगल एटम अगर मुझे डिनोट करना है उसको मैं Fe लिखूंगा, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होगा, 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। ये हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम वो जो इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियन बोलते हैं उनको, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। फिर बचे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं पर एटम के अंदर। क्वेश्चन ये था कि एटम के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो हमने पता लगाया सेल में होते हैं। सेल में भी कहाँ स्पेसिफिकली? सब सेल में, और सब सेल के अंदर भी कहाँ? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल हमारा टॉपिक नहीं था तो हमने सब सेल तक रखा। सेल कौन सी होती है? जो सेल हमने बनाई वो सर्कुलर सी, वो सेल्स थी जो KLMN को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। उसके बाद हमने सब सेल के बारे में सीखा। सब सेल क्या थी? ये तुम पढ़ रहे हो, एस ये सारी जो हमारी
ये क्या है हमारी, ये सब सेल है, तो ये पी एस ये सब सब सेल है, और ये तुमने के एल एम एन लिखा है ये सेल है। इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें हम किसका यूज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का, जो सबसे बाहर वाली सेल में है, और सबसे बाहर वाली सेल को हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट सेल है वैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखी। इतना सारा पढ़ने के बाद हम लोगों ने आज हमने काफी सारी चीजें सीखी या नहीं सीखी बताओ। देखो हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आई नो राइटिंग गंदा आ रहा था, आई नो साउंड क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, आई नो फेस कैम ऊपर नीचे हो रहा है, आई नो कि मैं डायग्राम ठीक से नहीं बना पाया आज, धीरे धीरे मैं फिर बोल रहा हूं 8 से 10 दिन के बाद सब कुछ होगा ठीक, तुम्हारी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी, ये मेरी गारंटी है। बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको इस वीडियो को अच्छे से समझना है। आपको इस वीडियो को एक बार देखना है देखो, 2 बार देखना है देखो, फर्क नहीं पड़ता, पर इस पूरी वीडियो का एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश करी है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूं इस साल। मैंने पहले भी पिछले साल कुछ वीडियोस अपलोड करी थी, पर इस साल की ये पहली वीडियो है एंड मैं रेगुलर ही रहने वाला हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। हमको एक एक चीज अच्छे से समझनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, समझनी है, इन द सेंस समझनी है। तो आज हमने जो टॉपिक समझे, एक बार क्या खुद से पूछ लेना कि आपको ये समझ में आ गए क्या। मैंने एटम के बारे में पूरी डिटेलिंग बताई, एटम के अंदर जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में बातें करी थोड़ी सी, हमने एटम के पार्टिकल्स के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन कर ली पूरी की पूरी। पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया पूरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हमने एक्स ए जेड समझ के प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये समझ लिया हमने। ये NiGa का मतलब क्या होता है ये भी अच्छे से समझ लिया हमने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है उसकी वैल्यू अच्छे से देख ली हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखी हमने। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, वैलेंस सेल क्या होती है, और उसके अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये भी सीख लिया। रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करेंगे इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग चल रही होगी। 3 काम हो रहे होंगे और 10th क्लास हमारी फिनिश हो रही होगी। 10th क्लास की केमिस्ट्री हमारी आराम से फिनिश हो रही होगी। पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री में 2-3 ही काम हो रहे होंगे, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने एटम की स्ट्रक्चर सीखी, हमने सेल सीखा, हमने सबसेल सीखा, हमने ऑर्बिटल सीखा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी, हमने 4 सबसेल के बारे में देखा, SPDF, हमने 4 मेन सेल्स के बारे में सीखा, KLMN। हमने इलेक्ट्रॉन सेल्स में पाए जाते हैं, सेल्स के सबसेल में पाए जाते हैं, सबसेल में ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी बातें सीखी हमने। ये भी सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल हमने पूरी कोशिश करी चीजों को समझने की। हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है। वरना अगर न्यूक्लियर फोर्स सोचो कम पावरफुल होता है तो न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं होता ना। और हमको एक बात और अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, कि इस दुनिया की हर एक चीज जिस चीज की बनी हुई है वो एटम है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं, ये बात भी हमने अच्छे से जान ली। एटम्स किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं, ये बात भी हमने अच्छे से जान ली। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं हमारे पास। हमने क्या सीखा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एटम्स होते हैं, ये बात भी सीख ली। और जब हम एक बात और सीख लेते हैं, अगर हम 2 एटम को मिला देते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। बस इतनी सी बात और याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम कल पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 एटम मैंने मिलाए तो H2 मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाए O2 मॉलिक्यूल बन गया। इसके बारे में डिटेल में हम कल चर्चा करने वाले हैं, तो कल हम किस बारे में बात करेंगे, तो कल का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ लो, वो होगा हमारा पीरियोडिक टेबल होगा एक, तो
जो हमारा टॉपिक होगा कल का वो पीरियोडिक टेबल होगा, नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो टॉपिक होगा कल का उसमें हम सीखने वाले हैं कुछ जो मैं अभी बताने वाला था। क्या बता रहा था मैं, रुक जाइए देख लेते हैं एक बार पीछे को। तो हम बात कर रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब कुछ हो चुका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल हमारा कल का टॉपिक रहेगा। और हमारा एक टॉपिक और रहेगा कल का जो इम्पोर्टेंट भी रहेगा एंड रहेगा कि जिसमें हमको ये सीखना है जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एटम होते हैं। और उन एटम की जो होती है 3 फॉर्म्स होती हैं। आयंस वगैरह पढ़ने हैं हमको कल। हमें कल एटम्स के बारे में फिर से पढ़ना है। और मतलब ये गलत लिख दिया मैंने, हमें एलिमेंट के अंदर की 3 बातें समझनी है, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको मेरी बातें, मेरा लेक्चर मैं सब पसंद आया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, तुम लोगों ने सेशन ज्वाइन किया, लेक्चर देखा। आप सभी लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज स्टे। आप एक बार अच्छे से इन सारी बातों को लिख लेना। आई नो कि बहुत ज्यादा राइटिंग करना है, जैसे मैंने बोला हैंड टू हैंड लिखने की कोशिश करना। आई नो कि समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। राइटिंग ही करना है, मैंने पूरी कोशिश करी है एक एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने की। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू। होप फॉर, चलो अच्छा है, मतलब अच्छा लगा होगा आप लोगों को बेसिक लेक्चर लेने के बाद। और क्या चाहिए, है ना? अच्छा लगा है नहीं, बता देना यार कमेंट में। और ऐसे ही लेक्चर्स आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ आएंगे यार, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप बस बने रहो। मैं फिर बोल रहा हूँ आज स्टार्ट किया है मैंने नया मेथड देखा। मैंने पहले भी एक बार चैनल ट्राई किया था कोई और, वहाँ पे मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, पर वो चैनल मेरा खराब हो गया था, पासवर्ड वगैरह की वजह से कुछ हो गई थी गड़बड़ उसमें। मैं अभी पहली बार पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ। राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, एंड राइटिंग इम्प्रूव हो या ना हो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके साइंस और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट में कवर करने वालों इस चैनल पे 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। और साथ में हम स्पिरिचुअलिटी को भी टच करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को लेके आपके हर डाउट का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। कितने भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो, आइदर मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो। ये सिंगल चैनल आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मैथ्स, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में अपना 100% डाल दूंगा। आपको भी अपना 100% देना है। डिपेंड नहीं करता इस चैनल की वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी या राइटिंग क्वालिटी मेरी कैसी है, डायग्राम क्वालिटी मेरी कैसी है। कंटेंट बिल्कुल सही होगा, लॉजिकल होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिप्लाई जरूर आएगा। थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।